वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डुप्लीकेशन ऑफ मनु में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं ना। और आपको डेली यहाँ पे 7:30 बजे लाइव क्लासेस दी जाती है, यानी कि शाम में डेली आपको 7:30 बजे जुड़ना है। कितना डेली आपको शाम में 7:30 बजे में जुड़ना है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा है ना। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए है ना, जिसका नाम डुप्लीकेशन ऑफ मनु है, या फिर सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप जो है चैनल में इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पे टैप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप जो है सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये रहा आपका सिलेबस है ना, जिसको आपको देखते रहना है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। टोटल 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस से 75 क्वेश्चन गणित से रहेगा, 75 हिंदी से रहेगा, 75 जो मार्क्स रहेगा वो आपको अंग्रेजी से रहेगा। 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस से, 15 क्वेश्चन गणित से, उसके बाद हिंदी से 15 और उसके बाद अंग्रेजी से 15, 20 क्वेश्चन आपको जीके से पूछा जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स जो रहेगा आपको 450 रहेगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इससे पहले 13 गो क्लास चल चुका है ना, इससे पहले कितना 13 क्लास चल चुका है। आप अगर 13 क्लास को नहीं किए हैं क्या, अगर आप जो है 13 क्लास को नहीं किए हैं, कितना 13 क्लास को अगर आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके 13 क्लास कर सकते हैं है ना। आज ये 14 नंबर क्लास है, यानी 14वां क्लास आज चलने वाला है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर ले है ना। ऑल को सिलेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ 7:30 बजे तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और ये आपसे पूछ रहा है अंतरिक्ष, एक अंतरिक्ष यान एक अंतरिक्ष यान पूछ रहा है आपसे। एक अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भारहीनता का अनुभव इनमें से किसके कारण होता है, बताइए तो। जब एक अंतरिक्ष यान जो है, यानी अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं, उस समय जो है भारहीनता का अनुभव होता है उसमें बैठे हुए आदमी को है ना। तो इसमें से अनुभव जो होता है, इसमें से किसके कारण अनुभव होता है भारहीनता की, ये आपसे पूछ रहा है। जड़त्व यानी कि इनर्शिया के कारण, शून्य गुरुत्वाकर्षण जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, बताइए तो किसके कारण होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग सही ठीक कर रहे हैं ना। प्रियंका कुमारी, किरण कुमारी, बहुत सारे लोग हैं जो राइट आंसर दे। ताजवाली जी, तो क्या होता है कि जब आप चंद्रयान में बैठ करके पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कीजिएगा ना, तो वहां पे भारहीनता की जो स्थिति आएगा, क्यों आएगा, वो आपको इस वजह से आएगा कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। क्या गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं वहां पे। जीरो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहां पे आप भारहीनता की स्थिति को अनुभव कीजिएगा। और जैसे आप पानी में तैरते हैं उसी तरीके से आपको वहां पे यान में जो है तैरने को मौका मिलेगा अगर आप वहां पे पहुंचेंगे तो है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपके स्क्रीन पे खुल चुका है, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। वातावरण की वह परत जो पृथ्वी के सबसे करीब है, बताइए तो। समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बताइए तो वातावरण की कौन सी परत है जो पृथ्वी के सबसे करीब है, बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग क्षोभ मंडल कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं कि क्षोभ मंडल सर, जो भी लोग टिक कर रहे हैं क्षोभ मंडल को उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग को इसी तरीके से मेहनत करते रहना है, और डेली शाम को 7:30 बजे आप लोग को यहाँ पे एमसीक्यूज करना है ना। एमसीक्यूज को करना है, क्वेश्चंस को करना है, आप लोग को जवाब सिर्फ टैप करना है ना। डेली 7:30 बजे आप लोग को जुड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लीजिए आप लोग को 5 नंबर मिल गया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे, और ये खुल चुका है आपके स्क्रीन पे आ चुके है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताइए तो। प्रकाश संश्लेषण जब प्लांट में जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब होती है तो उस समय जो है कौन सी गैस निकलती है ना। कौन सी गैस निकलती है ये आपसे पूछ रहा है। नाइट्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता
निकलता है? बताइए तो कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान निकलती है ना? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ऑक्सीजन न रिलीज होता है, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। जो भी लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। जो भी लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है एक बिजली के पंखे का क्या कर रहा है? एक बिजली क्या कर रहा है? एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? बताइए तो जब बिजली का पंखा चलता है तो उसमें जो है किसका रूपांतरण यानी कि किसका ट्रांसफर होता है? बताइए तो विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिकी ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, जब पंखा काम करता है तो वो किस चीज को ट्रांसफर करने का काम करता है? पंखा जो है किस चीज को ट्रांसफर करने का काम करता है? बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर जो भी लोग टिक कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो भी लोग टिक कर रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा यानी कि सॉरी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं ताज वाली जी, प्रियंका कुमारी, नीलम कुमारी, है ना, और मोनिका कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे आ चुका है आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर जो है जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। बिजली के पंखा जो है आप लोग के घर में जो पंखा लगल है वो काम क्या करता है? पता है? विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक कीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ए में कह रहा है 25 सेंटीमीटर, बी में कह रहा है, और सी में कह रहा है 50 सेंटीमीटर, डी में कह रहा है 5 सेंटीमीटर। बताइए तो एक सामान्य यानी ह्यूमन के लिए जो है ह्यूमन के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी आंख से जो है आंख से कितनी दूरी तक को देख सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। ये तो नॉर्मल लाइफ में आप लोग करते हैं कि एक मतलब आंख से कितनी दूरी तक देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग को बताना है, ऐसा नहीं है कि एक आंख से 5 सेंटीमीटर देखेगा तो दूसरा आंख से 10 सेंटीमीटर देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड जो भी लोग कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर हो गया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। जो भी लोग कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर, क्या जो भी लोग कह रहे हैं कि सर 25 सेंटीमीटर न देख पाते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग। अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो हो जाएगा वो आपको 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। कितना? 25 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हम लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है पके हुए अंगूर, क्या पके हुए अंगूरों में होता है? क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? पके हुए अंगूरों में क्या होता है? बताइए तो आप लोग बताइएगा क्या होता है इसमें। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ग्लूकोज ना होता है, पक्कल अंगूर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। जो भी लोग ग्लूकोज को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोनिका कुमारी, ताज वाली, नीलम कुमारी और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सही टिक कर रहे हैं, निशा यादव, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाव बताओ जरा। तो ये आपसे पूछ रहा है जब किसी पिंड को, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, क्या फिजिक्स से है, क्या फिजिक्स से है ना, फिजिक्स से है ये क्वेश्चन, और ये आपसे पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है जब किसी पिंड को, क्या जब किसी पिंड को किसी तरल यानी तरल में अंशतः या फिर पूर्णतः डुबाया जाता है, यानी लिक्विड में पूर्णतः या फिर अंशतः डुबाया जाता है, तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है, आपको पूछ रहा है ना। अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड होता है, यानी अपवर्ड का हिंदी हो गया ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा, अधोमुखी हो जाएगा बी में, और सी में कह रहा है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और डी में कह रहा है अनियमित यानी कि इरेगुलर हो जाएगा, है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बताइएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। जो भी लोग कह रहे हैं कि अपवर्ड हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्ध्वमुखी जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ
तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। आपको इसी तरीके से डेली 7:30 बजे जुड़ना है। कितना? डेली 7:30 बजे जुड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ए होगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन खुलने ही वाला है और खुल चुका है आपके स्क्रीन पे। और ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है आलू आलू प्याज क्या है बताइए। तो जड़ है, तना है, फल है, फूल है, बताइए तो क्या है। आलू और प्याज जो है वो क्या है बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आपको। आलू और प्याज क्या है आपको पता है? स्टीम है। क्या? स्टीम यानी कि तना है ना, स्टीम है। क्या? स्टीम है। आलू और प्याज जो है स्टीम है यानी कि तना है। जो भी लोग करें सर बी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। जो भी लोग कह रहे हैं कि तना होगा यानी कि स्टीम होगा उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा आलू और प्याज जो है स्टीम यानी कि तना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। एलिसा क्या है? एलिसा जो है वो क्या है बताइए तो। एलिसा क्या है? एलिसा टेस्ट है एक प्रकार का, है ना, यानी कि जांच है। और ये किसके लिए किया जाता है ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिरक्षात्मक जांच है, हड्डियों की जांच है, मुर्गे की जांच है, कानों की जांच है, बताइए तो। ए में कह रहा है रक्षात्मक का जांच है, हड्डियों का जांच है, मुर्गे की जांच है, और उसके बाद कानों की जांच है, बताइए तो। एलिसा टेस्ट किसका लिए कराया जाता है ना। एलिसा क्या है? एक प्रकार का टेस्ट है, लेकिन कौन से टेस्ट है ना, यह आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स प्रतिरक्षात्मक टेस्ट है। क्या? एलिसा जो है आपको प्रतिरक्षात्मक टेस्ट है। क्या? प्रतिरक्षात्मक टेस्ट है ना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और एलिसा क्या है तो आप लोग याद रखिएगा एलिसा जो है प्रतिरक्षात्मक टेस्ट है ना। तो याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक किए थे उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाव, यहाँ पे पूछ रहा है भाई रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बताइए तो। खोज की थी बताइए तो। विलियम हॉर्वे साहब, लेड रेटनर साहब, और उसके बाद कार्ल लैंडस्टीनर साहब, उसके बाद रॉबर्ट कोच साहब, बताइए तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। तो जो भी लोग टिक कर रहे हैं कि सर ये कार्ल लैंडस्टीनर ना हो जाएगा, तो उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। ये तो आप लोग 12th में, 11th में, 9th में पढ़े होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स सी हो गया, है ना। जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर साहब को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और इस क्लास का पीडीएफ जो है, इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है ना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे, और ये खुल चुका है। ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स से आ गया है ना। ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स से आ गया, और ये आपसे पूछ रहा है अंतरिक्ष क्या? अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी आकाश कैसा दिखता है बताइए तो। अंतरिक्ष यात्रियों को जो है बाहरी वहाँ का जो आकाश होता है वो कैसा दिखता है ना। जब वो यान में से बाहर के आकाश को देखता है तो कैसा दिखता है बताइए तो। सफेद दिखता है, नीला दिखता है, काला दिखता है, इनमें से कोई नहीं। तो डी तो होगा नहीं, इन तीनों में से ही कोई होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आपको देना है। तो ये क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्रियों में, अंतरिक्ष यात्री जो है ना, अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी आकाश जो है काला दिखता है। कैसा? काला दिखता है। तो जो भी लोग काला ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन को सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जवाब देना है। पर्वतों क्या? पर्वतों पर जल डैश 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 नहीं तापक्रम पर उबलता है। क्या? पर्वतों पर जल जो है इतना तापमान पर नहीं उबलता है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कितना तापमान पर नहीं उबलता है पानी, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो 100 डिग्री से नीचे 100 डिग्री के नीचे 100 डिग्री क्या 100 डिग्री पर, और उसके बाद 100 डिग्री के ऊपर, और इनमें से कोई नहीं। तो डी तो होगा नहीं, है ना, इसलिए मैंने डी को पहले ही काट दिया है। तो आप लोग को तीनों ऑप्शन में से टिक करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो भी लोग कह रहे हैं कि पानी जो है पर्वतों पर पानी जो है 100 डिग्री के नीचे नहीं उबलता है ना। यानी कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर उबलने लगता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर आप देते हैं तो आप लोग जो है आप लोग का पानी उबलने लगेगा। यानी आग का टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तभी ना पानी उबाल लेते हैं आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर एक ये हो गया, है ना।
इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स ये ए नंबर हो गया। तो जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है बताइएगा। किसी वस्तु का संवेग डैश केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, और डी में कह रहा है केवल वेग पर निर्भर करता है। बताइए तो किसी वस्तु का संवेग यानी कि मोमेंटम जो है किस पे निर्भर करता है ना। तो आप लोग को बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर सी नंबर ऑप्शन द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, ब्लड बैंक। क्या ब्लड बैंक? ब्लड बैंक है ना। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है बताइए तो। अब ब्लड बैंक जो होता है मतलब कि आपके बाहर जो ब्लड बैंक होता है, जैसे कि मार्केट मतलब कि आपका भी ब्लड बैंक होगा कहीं पे, कहीं ना जिस जिला में होंगे उस जिला के कहीं पे होंगे है ना, आप पता कर सकते हैं ब्लड बैंक में, वहाँ पे ब्लड रहता है ना, ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, शरीर के अंदर किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। स्प्लीन को, लीवर को, उसके बाद हार्ट को, और इनमें से कोई नहीं। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग को इसका राइट आंसर देना है ना। डी नहीं होगा इसलिए मैंने डी को काट दिया है ना। तो इसका राइट आंसर देना है शरीर में जो है हमारे शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, शरीर के अंदर जो ब्लड बैंक होता है वो स्प्लीन यानी कि पलिया होता है ना। तो जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा क्या है बताइए तो। वॉशिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम कार्बोनेट है, और उसके बाद विरंजक चूर्ण है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है बताइए तो आप लोग है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ये तो हो गया आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ना, तो जो भी लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का वॉशिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा है ना। तो इसका आंसर जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, रौनक कुमार, ताज वाली, रोशन कुमार, प्रिंस कुमार, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और यह आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइएगा। यह आपसे पूछ रहा है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। कैरामल का प्रयोग किया जाता है, कार्नोलाइट का प्रयोग किया जाता है, बेंजिंग का किया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो डी तक कतई नहीं होगा है ना। तो 16 का ऑप्शन तीनों में से आपको चूज करना है ना। तो इसका राइट आंसर आपको देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो भी लोग कह रहे हैं कि सर कैरामल हो गया, क्या कैरामल को टिक कर रहे हैं, क्या जो भी लोग कैरामल को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या यहाँ पे रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग जो किया जाता है वो आपको कैरामल का प्रयोग किया जाता है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं सर ए नंबर ऑप्शन राइट है, तो उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है भारत में लवणीय एवं क्षारीय मृदा को ये भी कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है, यानी ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो आपसे पूछ रहा है खादर मिट्टी कहते हैं, रेगर मिट्टी कहते हैं, कालार मिट्टी कहते हैं, बंजर मिट्टी कहते हैं है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। भारत में लवणीय एवं क्षारीय मृदा को है किस और नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर देना है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग कह रहे हैं कि सर कालार कहा जाता है, कालार, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो जो भी लोग कालार को टिक कर रहे हैं यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग है ना। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है वायु में धावनी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे है ना, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, और सी में कह रहा है अनुदैर्घ्य तरंग है, और डी में कह रहा है रेडियो तरंग है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है वायु में धावनी तरंगे है, क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे है, और रेडियो
तरंगे हैं। बताइए तो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि सर ये अनुदैर्घ्य तरंग ना हो जाएगा, तो जी बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो भी लोग टिक कर रहे हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए आ चुका है आपके स्क्रीन पे डैश डैश क्या सॉरी दाद डैश डैश सॉरी यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ये आपके आंसर खुल चुका है, ऑप्शन खुल चुका है ना। 19 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन खुल चुका है और ये आपसे पूछ रहा है दाद एक डैश डैश संबंधी रोग है। क्या संबंधी रोग है? दाद जो है क्या संबंधी रोग है? फंगस से संबंधित है, प्रोटोजुआ से संबंधित है, वायरस से संबंधित है, बैक्टीरिया से संबंधित है। बताइए तो दाद किससे संबंधित रोग है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को देना है। तो ये आप लोग जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ये तो फंगस यानी कि फंगल डिजीज है ना, ये जो दाद जो है एक प्रकार का फंगल डिजीज है यानी कि कवक जनित रोग है ना। तो जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। जो भी लोग कह रहे हैं कि सर दाद एक प्रकार का जो है फंगल डिजीज है ना, यानी कि कवक यानी कि फंगस से फैलने वाला डिजीज है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ हैं, क्या है? कैल्शियम बोरेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड है। बताइए तो क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो है ना, यहाँ पे हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ क्या होता है जिसकी वजह से जो दांत बहुत ज्यादा मतलब मजबूत होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। हड्डी और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का नाम आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं कि सर कैल्शियम फॉस्फेट ना होगा। दांत और हड्डी, हमारे हड्डी और दांत में जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है जिसकी वजह से काफी मजबूत होता है हड्डी और दांत, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होता है। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर सी नंबर ऑप्शन होगा उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? डीजल है, तारकोल है, कोयला है, कपूर है। बताइए तो यहाँ पे नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए तो, है ना। तो बताइए आप लोग। तो इसका जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो भी लोग कह रहे हैं कि सर इसका मुख्य स्रोत जो है तारकोल है, क्या तारकोल है ना। तो जो भी लोग कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत जो है वो तारकोल ना है। तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं आप लोग, है ना, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे जवाब दिए हैं, यानी सही जवाब दिए हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है। बताइए तो बैरोमीटर कहलाता है, सिस्मोमीटर कहलाता है, स्फेरोमीटर कहलाता है, आइसोहेलाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स से है, क्या फिजिक्स से है ना, फिजिक्स से है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है वायु दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को बताना है ना। तो बताना है आप लोग को, है ना। तो बताइए आप लोग दाब मापने वायु दाब को मापने यानी कि एयर प्रेशर को मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। तो दाब और यहाँ पे वायु दाब को मापने वाला यंत्र जो है वो आपको बैरोमीटर न कहलाता है, बैरोमीटर ना। तो बिल्कुल राइट है आप सभी का। जो भी लोग कह रहे हैं बैरोमीटर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, दाब का ऐसा मात्रक क्या है। यार ये तो क्वेश्चन लो आपको 5 नंबर मिल गया है ना। ये तो क्वेश्चन दाब का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। बताओ पारा मेडिकल में दाब का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, बताओ तो। ये तो आपको 5 नंबर सुखले मिल गया है ना। तो बताओ तो इसका दाब का ऐसा मात्रक क्या है? डाइन है, पास्कल है, न्यूटन है, जूल है। बताइए तो आप लोग एक के बार में आप लोग टिक कर दिए है ना, एक के बारे में आप लोग टिक कर दिए कि सर पास्कल ना है। तो लीजिए ना, आपको 5 नंबर मिल ना गया। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर बी हो जाएगा उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, यानी कि पास्कल है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है, यानी प्रेशर का ऐसे यूनिट जो है वो पास्कल है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, पर्णहरित में होता है, क्या होता है, जस्ता होता है, कोबाल्ट होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है। बताइए तो पर्णहरित में होता है क्या होता है। बताइए तो पर्णहरित में क्या होता है। बताइए माय डियर फ्रेंड्स,
बताइए जरा, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आप लोग को मैग्नीशियम होता है क्या। जो भी लोग कर रहे हैं सर मैग्नीशियम होगा, पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। तो जो भी लोग कर रहे हैं सर मैग्नीशियम हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। तो जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं सर मोनिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, है ना, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ताज वाली जी, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है मनुष्य के शरीर में, क्या मनुष्य के शरीर में, क्या आपसे पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड, क्या इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। अंत अग्नाशय की ग्रंथि यानी पेनक्रियाज ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, गल ग्रंथि यानी कि थायराइड, है ना, और उसके बाद थायराइड, और डी में कह रहा है आपसे अधिवीर की यानी कि एडर्नल ग्लैंड। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग को देना है ना। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे के ही जाइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, है ना, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। इंडोन्यूक्लियस ग्लैंड जो है वो आपको पीयूष ग्रंथि है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे पर्णहरित का कुछ यहाँ पे मैंने पर्णहरित, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित, हरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है ना। ये राम कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसका जो है इसमें जो है क्लोरोफिल के साथ साथ दो अन्य वर्णक कैरोटीन C4OH5OH56 यानी कि 56 और जेथोफिल पाया जाता, जेथोफिल भी पत्तों में पाए जाते हैं। ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको डेली 7:30 बजे जुड़ना है, कितना, डेली 7:30 बजे इवनिंग में जुड़ना है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी माय डियर फ्रेंड्स। एक अच्छे पैरामेडिक्स आप लोग जरूर बन के दिखाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना।